Assalamualaikum dear students, welcome back to Smart Pass Academy. आज हम चैप्टर 8 का टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन को देखा था, सेलुलर रेस्पिरेशन होती क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और कब होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होती है और इसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म कौन कौन से हैं। तो बेसिकली इसके 3 मैकेनिज्म हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था, तो फोटोसिंथेसिस के 2 मैकेनिज्म थे, आगे लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। बिल्कुल इसी तरह सेलुलर रेस्पिरेशन के 3 मैकेनिज्म हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है और वो वर्ड कौन कौन से हैं, ग्लाइको एंड लाइसिस। ग्लाइको का क्या मतलब होता है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग। इसको क्या कहा जाता है, स्प्लिटिंग भी कहा जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज की तोड़फोड़ क्या कहलाती है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ग्लाइकोलाइसिस होती कहां पर है, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में चलता है, जबकि डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होता है। इसी तरह से जो ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर अकर होती है। ये साइकिल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक यूनिवर्सल पाथवे है जिसमें ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एनएडीपीएच। तो ये हमारे पास क्या होती है, एनर्जी करेंसीज होती हैं, हाई पावर ऑफ एनर्जी कहलाती हैं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं जिसके जरिए ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इनटू पायरुवेट। तो हमारे पास स्टेप्स में सबसे पहले ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है एटीपी को यूटिलाइज करते हुए। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो इसकी ग्लाइकोलाइसिस करवाता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 6 फॉस्फेट फिर आगे फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज एंजाइम जो है, आइसोमेरेज एंजाइम जो है वो क्या करवाता है, इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद एक मॉलिक्यूल एटीपी का दोबारा से यूटिलाइज होता है, ग्लूकोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। फिर इसके बाद हमारे पास आल्डोलेज एंजाइम आता है और यहाँ पे इसकी फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को तोड़ देता है। 2 प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनते हैं। तो सेम जो मैकेनिज्म इधर चलता है वो दूसरे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ भी दूसरी साइड पे चलता है, क्योंकि 2 पायरावेट हमारे पास कन्वर्ट होते हैं ना, 3 कार्बन कंपाउंड जो है 2 पायरावेट के बनते हैं। फिर उसके बाद ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, वो इसको क्या करवाता है, NAD को कन्वर्ट करता है NADH में। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही होती है, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम आता है, ये क्या करता है, इसको तोड़ता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में। फिर दोबारा यहाँ पे क्या होता है कि फॉस्फोग्लाइसरोम्यूटेज एंजाइम आता है, इसको कन्वर्ट कर देता है 2 ग्लाइसरिक एसिड में। अब यहाँ पे देखें एडीपी कन्वर्ट हो जाती है इनटू एटीपी। जब हमारे पास 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनता है तो यहाँ पे एटीपी का एक मॉलिक्यूल जनरेट हो जाता है। सेम टू सेम इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, एटीपी का मॉलिक्यूल जनरेट होगा। फिर जब 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है इसको तोड़ना होता है तो इनोलेज एंजाइम क्या करता है, इसको कन्वर्ट करवा देता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है फिर उसके बाद आगे पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे पायरुवेट काइनेज एंजाइम आता है और इसमें एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बना देती हैं, एटीपी का मॉलिक्यूल बना देती हैं। मतलब ये कि हमारे पास ये क्या है,
ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं, ये तीनों आउटपुट है और ये क्या है, इनपुट है। यहाँ पे एक एनर्जी का मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुआ और यहाँ पे एक एनर्जी का मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुआ है। यहाँ पे NADH बना, इधर भी, तो इसका मतलब दो जो है वो NADH बनेंगे। उसके अलावा 2 ATP के मॉलिक्यूल इधर बनेंगे और 2 ATP के मॉलिक्यूल इधर बनेंगे। टोटल 4 ATP मॉलिक्यूल्स और 2 NADH जो है वो बनेंगे। 4 ATPs एंड 2 NADH ये जो है रिलीज होंगे। अब क्या कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ATP के मॉलिक्यूल जो हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं, तो इस वजह से 4 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो टोटल नेट गेन जो है वो कितना आता है, 2 ATPs का आता है। 2 ATPs जो है वो टोटल ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हमारे पास जनरेट होती हैं और 2 NADH जो है वो जनरेट होते हैं। अगर हम इसकी समरी को देखें तो ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, इन सब स्टेप्स के जरिए, ये सारे स्टेप्स जो है ये 9th क्लास की बुक में प्रेजेंट नहीं है, उसमें बस ये एक समरी दी हुई है कि ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस होती है और यहाँ पे 2 ATP के मॉलिक्यूल यूटिलाइज होते हैं इंटू 2 ADP। उसके अलावा 4 ADP जो है वो कन्वर्ट होते हैं, 4 ATP में मतलब 4 ATP बन रही होती है, 2 NAD जो है वो कन्वर्ट होते हैं, NADH में रिडक्शन होती है, फिर पायरुवेट जो है 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बन जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे नेट गेन ऑफ एनर्जी 2 ATPs का होता है। क्योंकि यहाँ पे जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होना होता है तो हमें उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, तो बेसिकली यहाँ पे भी एनर्जी क्या है, रिक्वायर है। तो यहाँ पे 2 ATP के मॉलिक्यूल जो है वो रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस को चलाने के लिए। तो ये हमारे पास बेसिकली प्रोसेस है पूरा, जिसके जरिए पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। 9th क्लास की बुक में एज सच बिल्कुल ये वाली चीज नहीं है, उसमें बस ये एक समरी है। ये आपको जो है वो पता होना चाहिए कि किस स्टेप के जरिए जो है वो हमारे पास पायरुवेट की प्रोडक्शन होती है, पायरुवेट किस तरह से बनता है, ग्लूकोज किस तरह से टूटता है, कहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होती है, कहाँ पे एनर्जी जो है वो बनती है। तो ये था हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।